नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और उसी क्रम में एक और सेशन, कल सेशन नहीं हो पाया। परसों रात को सेशन एंड करने के बाद लगभग 12 बजे के करीब बहुत तेज बुखार हो गया। पूरी रात तक बुखार रहा और पूरा लगभग रात 12 बजे से लेकर और दोपहर में 3 बजे तक बुखार रहा भयंकर रूप से। फिर बहुत ज्यादा पैरासीटामोल लेने के बाद डोलो 6 है ना 650, जब पैरासीटामोल 650 mg वाला लिया प्लस एंटीबायोटिक गोलियां ली कुछ, तब जाके बुखार उतरा। अभी भी थोड़ा थोड़ा पूर्ण रूप से स्वास्थ्य अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन बुखार नहीं है। इसलिए जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं आज के सेशन में। आप सबका हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम। और आइए चर्चा करते हैं भूगोल के अंदर। आज अपन कोपेन के वर्गीकरण को पढ़ेंगे, राजस्थान की जलवायु को पढ़ेंगे कि राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण जो है किस तरीके से किया गया। सामान्य बेसिक 2 जलवायु का वर्गीकरण किया उसकी भी चर्चा करेंगे और कोपेन की भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा बाकी जो भूगोल वेता है उनकी भी हम जो है चर्चा करने वाले हैं। तो रचना चौधरी जी, सुनीता जी एंड संदीप जी, संजय सैनी जी, प्रयाग जी, प्रमोद जी, आशा, कुलदीप, राज, प्रदीप सहारन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तबीयत में अब अच्छी हो गई है, बहुत ज्यादा सुधार है, बस थोड़ी सी बच्चा है, वो आज ठीक हो जाएगा। बाकी सब कुछ ठीक है। आप सब लोगों का बड़ा प्रेम रहा है हमारे प्रति, तो बिल्कुल सब कुछ बहुत जल्दी अच्छा हो गया है। खुशबू जी कैसे हैं आप? नंदलाल जी कैसे हैं? जय सिंह चौहान कैसे हैं आप? एके सरिता, आप सबका हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। शेखावत पूनम कह रही है कि सर आपको बीमार नहीं होना है। बिल्कुल बिल्कुल बीमार नहीं होना है, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल हम आपके पूर्णतः साथ हैं, बीमार नहीं होंगे कुछ भी हो चाहे। तो करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। लास्ट सेशन में हमने जो है वो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में 3 कारक पढ़ लिए थे। तीसरा कारक पढ़ा था अरावली की स्थिति। और अरावली की स्थिति में हमने पढ़ा कि अरावली राजस्थान में इस तरीके से है कि वो राजस्थान को ज्यादा प्रॉफिट नहीं करवा रही है वर्षा के क्षेत्र में। यानी अरावली पर्वतमाला होने से राजस्थान में इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। और खास तौर पर जो पश्चिमी राजस्थान है उसको बिल्कुल भी बारिश जो है वो नहीं मिल पाई है। अरावली होने के कारण राजस्थान 2 भागों में बट गया है, एक शुष्क भाग हो गया है और एक जो है आर्द्र भाग हो गया है, आर्द्र और उपाद्र भाग हो गया। तो यही कारण है कि अरावली जो है वो राजस्थान की जलवायु को बहुत ज्यादा जो है वो क्या करती है, प्रभावित करती है। नेक्स्ट कारक लिखिए आप, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई नेक्स्ट कारक लिख दीजिएगा। चौथा समुद्र तल से ऊंचाई। देखिए राजस्थान समुद्र तल से कितना ऊंचा है, देखो कोई भी स्थान समुद्र तल से कितना ऊंचा है ये उसके जलवायु को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो राजस्थान के समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर है। राजस्थान के समुद्र तल से औसत ऊंचाई राजस्थान की, पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये कि राजस्थान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो आपको पता चलेगा 930 मीटर। यानी हम समुद्र से 930 मीटर ऊंचे हैं। अरावली पर्वत के क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, अरावली पर्वत क्षेत्र में। अरावली क्षेत्र में, अरावली क्षेत्र में तो हम 930 मीटर ऊंचे हैं, जिसके कारण वहां की जलवायु थोड़ी क्या है, ठंडी है। ऐप नहीं है हमारा,
आपको हम यही यूट्यूब पर सब कुछ पढ़ाएंगे। ये हम आपको जो है वो बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे हमारे पुराने जो नोट्स थे, वो जो पुराने नोट्स हैं उन्हीं से हम आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप इस पर आप जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर और इस परिवार पर आप पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। आप पढ़ के देख लीजिए पहले 2-3 क्लासें, ठीक है। जैसे हमने अभी आप हमारी पुरानी क्लासें देख लीजिए, ये 11वीं क्लास है, 10 क्लासें हो चुकी है। 11 क्लास को देखिए और फिर आप अपने मन को टटोलिए कि क्या आप जो हम पढ़ा रहे हैं आपको उससे संतुष्ट हो रहे हैं, क्या आपको लगे कि हाँ यार ठीक पढ़ाया जा रहा है। और फिर आप बुक की तुलना कर ले, किसी भी बुक से तुलना कर लीजिएगा और अगर आपको लगे कि ठीक पढ़ाया जा रहा है तो आप कंटिन्यू हमसे पढ़ सकते हैं। और अगर आपको लगे कि नहीं ठीक पढ़ाया जा रहा है तो फिर आप अपना उचित डिसीजन ले सकते हैं। हम किसी एक बुक से या किसी एक गाइड से नहीं पढ़ाते, गाइड से तो हम पढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि हम कोई गाइड जो है किसी गाइड पर हमें विश्वास नहीं है। तो लगभग जो है वो हमारे खुद के तैयार किए हुए पुराने नोट्स हैं और आरबीएससी एनसीईआरटी का ही मूल जो है वो हम स्रोत रखते हैं कोई भी टॉपिक करवाने के लिए। तो पहले आप एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। और देखो अरावली क्षेत्र पर 930 मीटर ऊंचाई है और अन्य जो क्षेत्र है, अन्य राजस्थान के जो क्षेत्र है वहां पर जो अन्य क्षेत्र में औसत ऊंचाई कितनी है? 350 मीटर, 350 मीटर। तो ये आप जो है ध्यान में रख सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है वनस्पति। राजस्थान की वनस्पति भी जो है वो क्या करती है? जलवायु को प्रभावित करती है ना। राजस्थान में आप देखोगे तो पूर्वी और दक्षिणी जो राजस्थान है वहां पर वनस्पति ज्यादा है, ठीक है, यानी पेड़ पौधे ज्यादा हैं। तो पूर्वी और दक्षिणी जो राजस्थान है वहां का मौसम और पश्चिमी राजस्थान के अंदर जहां वनस्पति बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, दोनों का मौसम में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। दक्षिणी पूर्वी भाग में वनस्पति अधिक है, जिसके कारण यहां पर जो है वो वर्षा ज्यादा होती है, प्लस एनवायरमेंट अलग रहता है। दूसरा जो पश्चिमी राजस्थान है हमारा, जो कि थार का मरुस्थल है, वहां पर वनस्पति जो है वो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। और पाई जाती है तो वो पाई जाती है कौन सी? खेजड़ी जैसी वनस्पति, जिनकी पत्तियां बहुत ज्यादा छोटी होती है, क्योंकि खेजड़ी जो होती है वो शुष्क प्रदेश में है और पानी की कमी होने के कारण लगभग जो है कंटीली झाड़ियां यहां पर पाई जाती है और वनस्पति बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। इसीलिए यहाँ की जो जलवायु है वो क्या रहती है? बहुत ज्यादा शुष्क रहती है। तो यह भी क्या करती है? आपकी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। इसके बाद धरातल की बनावट। धरातल की बनावट भी क्या करती है? राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है, ठीक है। धरातल की बनावट। अब देखिए राजस्थान के धरातल की एक जैसी बनावट नहीं है। अगर आप राजस्थान के पश्चिम में जाओगे तो धोरे ही धोरे दिखाई देंगे आपको, रेतीला मरुस्थल दिखाई देगा। अरावली पे जाओगे तो आपको पर्वत चोटियां दिखाई देगी। पश्चिम में पूर्व में जाओगे तो आपको बनास और चंबल नदी का मैदानी क्षेत्र दिखाई देगा। और आप दक्षिण में जाओगे तो वहां पर पठारी क्षेत्र आपको जो है नजर आएगा। राजस्थान की ये जो बनावट है वो हर क्षेत्र की अलग है। तो हर क्षेत्र की बनावट होने के कारण हर क्षेत्र का जलवायु जो है वो अलग अलग है। पश्चिम में बहुत ज्यादा शुष्कता, बहुत ज्यादा गर्मी, पहाड़ी क्षेत्र में अर्ध शुष्कता पाई जाती है, आर्द्रता पाई जाती है, और पठारी क्षेत्र में जो है अति आर्द्रता पाई जाती है। यानी राजस्थान का जो धरातलीय भाग है उसकी बनावट हर क्षेत्र पर अलग अलग होने के कारण राजस्थान की जो है वो ये भी एक जो है वातावरण को प्रभावित करने वाला कारक है। अगला जो कारक है वो है मृदा की संरचना। मृदा की संरचना यानी मिट्टी की संरचना। राजस्थान के अंदर अनेकों प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कहीं जैसे
राज क्या कह रहे हो भाई? राजस्थान के अंदर अगर आप पश्चिम में जाओगे तो वहां पर मोटी और भूरी मिट्टी पाई जाती है, और उसके कण मोटे होने के कारण जो मिट्टी है वो बहुत जल्दी तो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। अभी अगर आप जून जुलाई के महीने में पश्चिमी राजस्थान में हो और अगर आप धुरों पे चलोगे तो पैर जल जाएंगे। मिट्टी इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है। हमारे जैसे हम पश्चिमी राजस्थान में रहते हैं तो हमारे घर के आंगन या हमारे घर के अंदर बाहर जो मिट्टी होती है वो इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि अगर आप 1 मिनट के लिए नंगे पांव चले जाए तो पैर में छाले हो जाए। बट जैसे ही रात होती है वो मिट्टी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, क्योंकि उसके कण मोटे हैं। तो मोटे कण वाली मिट्टी की एक खासियत होती है कि वो बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत ही जल्दी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। वहीं पहाड़ी भाग पे देखोगे तो इसीलिए देखो पश्चिमी राजस्थान के दिन जो होते हैं, पश्चिमी राजस्थान के दिन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और रातें जो होती है वो ठंडी होती है। जबकि आप मध्य में अरावली पे देखोगे तो पहाड़ होते हैं। पहाड़ क्या करते हैं, गर्म होने में टाइम लगता है उनको। भाई पत्थर को गर्म करेंगे तो टाइम लगेगा, तो पूरा दिन लग जाता है पत्थरों को गर्म होने में, और फिर रात को भी वहां पर गर्मी रहती है। भाई जो चीज जल्दी गर्म होगी वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, जो चीज धीरे धीरे गर्म होगी वो ठंडी भी धीरे धीरे होगी। तो राजस्थान के अंदर पश्चिमी जो मरुस्थल है उसमें रात ठंडी हो जाती है, बट जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर रातें भी क्या रहती है, गर्म रहती है। इसी प्रकार पठारी भाग में जो है थोड़ी चिकनी मिट्टी टाइप की है, बारीक कण वाली मिट्टी है, तो यहाँ पर बारीक कण की जो मिट्टी है वो आर्द्रता को, नमी को ज्यादा सोखती है। इसलिए यहाँ की मिट्टी भी जो है वो क्या करती है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। तो ये सारे वो तत्व हैं जो राजस्थान की जलवायु को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, यहां से कोई ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है। इसके बाद का जो नेक्स्ट पार्ट है वहां से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, और अपन वहीं पर चर्चा जो है करते हैं राजस्थान के जलवायु प्रदेश, यानी राजस्थान का जलवायु का वर्गीकरण की चर्चा करते हैं। इसमें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो आपको पता है कोपेन के वर्गीकरण से आजकल बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो कोपेन के वर्गीकरण को अपन ध्यान से देखेंगे और सामान्य वर्गीकरण को भी हम ध्यान से देखेंगे। आज मैंने पहले आपके लिए लिख लिया है, तो आज समझने में ही ज्यादा टाइम लगेगा, और लिखने का अपने के पास जो है पहले से अपन ने जो है लिख लिया है, तो कोई दिक्कत जो अपने को आने वाली है नहीं। तो देखिए राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण का अपन जो है चर्चा यहाँ पर करते हैं। राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले हम सामान्य वर्गीकरण करते हैं। कौन सा वर्गीकरण करते हैं? सबसे पहले सामान्य वर्गीकरण अपन जो हो करते हैं। ठीक है, जहां आपको लगे कि कोई चीज समझ में नहीं आई है, देखो अपने ज्योग्राफी के बहुत सारे टॉपिक है, नहीं थोड़े टॉपिक है, तो अपन चाहे 2 दिन 5 दिन ज्यादा लग जाए, लेकिन हर चीज को समझने का प्रयास हमें करना है। इसलिए आपको जहां लगे कि नहीं समझ में आए आप तुरंत बोलिएगा, कमेंट करिएगा, हम उसको फिर से समझने का जो है प्रयास करेंगे। देखिए अब समझिएगा थोड़ा, जो राजस्थान में जलवायु का वर्गीकरण किया गया है, जो सामान्य पहला क्वेश्चन जो आपका बनेगा, पहला जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि राजस्थान का जो वर्गीकरण किया गया है वो किस आधार पर किया गया है। राजस्थान में जो सामान्य वर्गीकरण किया गया है वो किस आधार पर किया गया है? तो राजस्थान में जो सामान्य वर्गीकरण किया गया है वो वर्षा के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर किया गया है? वर्षा के आधार पर किया गया है, कि किस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है। ठीक है, तो देखिए राजस्थान के वर्गीकरण को हम देखें उससे पहले देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारी पृथ्वी है।
ठीक है। और इस पृथ्वी को हमने भाग में बांट दिया। ये भूमध्य रेखा हो गई। भूमध्य रेखा जो होती है वहां पर सूर्य की किरणें हमेशा क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। और सूर्य की किरणें सीधी जहां पड़ेगी, जहां सीधी किरणें पड़ेगी वहां पर बहुत ज्यादा क्या होगा, गर्मी होगा। तो देखिए इस क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो ये जो वर्गीकरण किया था ना, ये वाला कोपेन ने किया था, लेकिन मैं इसको थोड़ा आपको समझा रहा हूं सामान्य वर्गीकरण के साथ भी। तो इस क्षेत्र को क्या नाम दे दिया गया, शुष्क क्षेत्र। यानी ग्लोब में आप देखोगे तो जो क्षेत्र भूमध्य रेखा के पास आता है वो कैसा क्षेत्र होता है, उष्ण क्षेत्र होता है। उष्ण यानी गर्म, गर्मी बहुत ज्यादा होती है यहां पर। जो क्षेत्र भूमध्य रेखा के पास में होता है, यानी करक रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, यानी करक से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है वो उष्ण क्षेत्र में आता है। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा जो क्षेत्र गर्म होता है वो कौन सा होता है, जो भूमध्य रेखा के पास का क्षेत्र होता है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। इसके बाद आती है आपकी करक रेखा। ये जो भाग है वो कैसा है, उष्ण है, उष्ण। इसको हमने 5 भागों में बांट दिया, ए बी सी डी और ई। शुष्क उष्ण, शुष्क, उपोष्ण और हिम वाला जहां बर्फ गिरती है, और फिर ध्रुवीय प्रदेश। ये 5 भागों में हमने पृथ्वी को बांट लिया। क्योंकि हमारा जो राजस्थान है वो लगभग यहां पर है, हमारा जो राजस्थान है वो यहां पर है। तो उष्ण तो अपने है नहीं ज्यादा। अपने कौन कौन से हैं, अपने ये दोनों क्षेत्र तो है नहीं, ध्रुवीय प्रदेश और हिम प्रदेश अपने है नहीं। तो राजस्थान में ये तो स्थिति बनती नहीं है। अब राजस्थान में स्थिति कौन सी बनती है, शुष्क और उपोष्ण की। तो शुष्क को फिर 2 भागों में बांटा गया। एक तो शुष्क मरुस्थल बांट दिया और दूसरा बांट दिया अर्ध शुष्क मरुस्थल। मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं सबसे पहले कि भैया ये जो वर्गीकरण किया, जैसे मान लीजिए कोई भी भूगोल वेता है, उसने वर्गीकरण किया कैसे होगा, किस आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया, उनको कैसे पता चला कि यहाँ शुष्क है, यहाँ पर अर्ध शुष्क है। तो उनका जो भूगोल वेताओं का तरीका जो था वर्गीकरण का, वो ये था कि उन्होंने पृथ्वी के ग्लोब के अंदर जो है पूरा सिस्टम को देखा, और सिस्टम को देखकर उन्होंने ग्लोब को डिवाइड किया, और किस क्षेत्र में हमारा प्रदेश आ रहा है उसको वहां पर रखा, और उसके आधार पर उसका जो है वर्गीकरण किया। तो राजस्थान में ये जो क्षेत्र है वो आते हैं। ठीक है, अब चर्चा करते हैं अपन आगे। सामान्य वर्गीकरण की बात करते हैं तो सामान्य वर्गीकरण में राजस्थान को जो है 5 भागों में जो है बांटा गया। सामान्य वर्गीकरण में राजस्थान को जो है वो 5 भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, 5 प्रदेशों में या 5 जलवायु क्षेत्र में जो है वो राजस्थान को क्या किया गया, विभाजित किया गया। किसके द्वारा, तो इसमें किसके द्वारा किया गया ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे, और ना ही ऐसा कहीं पर लिखा है कि सामान्य वर्गीकरण किसने किया। बस सामान्य वर्गीकरण है, मान लो सारे जो विद्वान हैं उनका कॉमन है, सभी विद्वानों ने जो वर्गीकरण किया है उनका कॉमन है। वर्षा के आधार पर, वर्षा के आधार पर, माया शेखावत जी, वर्षा के आधार पर वर्गीकरण किया गया था, वनस्पति के आधार पर नहीं, वर्षा के आधार पर, कि किस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है, इस आधार पर जो है वो सामान्य वर्गीकरण जो है वो किया गया है। ठीक है, अब देखिए पहला है आपका शुष्क कटिबंध। जो क्षेत्र शुष्क कटिबंध में आता है, अर्थात ऐसा क्षेत्र या शुष्क प्रदेश भी कह सकते हैं जहां पर शुष्क जलवायु है, जैसे कि राजस्थान का ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है बाड़मेर, जोधपुर का, बीकानेर का और जैसलमेर का ये जो भाग है, ये क्या आता है, शुष्क प्रदेश में आता है। यहां की जो जलवायु है वो बहुत ज्यादा क्या है, शुष्क है। तो यहां जो वर्षा होती है वो कितनी होती है, 0 से लेकर और 20 सेंटीमीटर की होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में वर्षा होती क्या, वर्षा
कितनी होती है, तो 0 से लेकर और 20 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, यानी ना के बराबर वनस्पति होती, ना के बराबर जो है वो वर्षा होती है। आगे थार्नवेट को भी देखेंगे हम, थार्नवेट का जब डिवाइड करवाएंगे आपको तो उस टाइम हम थार्नवेट की भी चर्चा करेंगे। अभी हम वर्षा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण जो है समझने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा जो आता है वो आता है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। देखो ये जो अपना मरुस्थलीय प्रदेश था, ये अपना क्या है, मरुस्थलीय प्रदेश है, और इस मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांट दिया गया। एक को तो बहुत ज्यादा शुष्क प्रदेश बता दिया गया कि भाई जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर का जो पश्चिमी भाग है और बीकानेर और गंगानगर का जो पश्चिमी भाग है, ये जो है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा शुष्क है। और शुष्क क्यों है ये, क्योंकि यहां पर वर्षा तो कम होती है और धूप बहुत ज्यादा पड़ती है। समझना जरा कि वर्षा तो कम होती है और धूप बहुत ज्यादा पड़ती है। अगर धूप ज्यादा होगी तो धरती से वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा कि नहीं होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, तो वो पूरी की पूरी जो मिट्टी होती है ना वो सूख जाती है। और मिट्टी अगर सूख जाएगी, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो क्या है, भूरी और मोटे कण वाली मिट्टी है, मिट्टी क्या करती है, गहराई तक सूख जाती है। यहां जैसलमेर में जाकर अगर आप खड्डा खोदोगे तो पानी नहीं आएगा नीचे, बहुत गहरा जाना पड़ेगा आपको, बहुत ज्यादा गहरा, क्योंकि वर्षा की तुलना में बहुत ज्यादा यहां पर क्या होती है, गर्मी होती है। इसी कारण क्या हो गया, यहां पर जो है वो हमने इसको शुष्क प्रदेश में रखा कि ये जो प्रदेश है वो कैसा प्रदेश है, शुष्क प्रदेश है। और जो दूसरा इसी जो थार का मरुस्थल है उसी का दूसरा भाग आ गया अर्ध शुष्क में। अर्ध शुष्क के अंदर थोड़ी सी वर्षा ज्यादा होती है, 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर तक की यहां पर जो है वर्षा होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्ध शुष्क प्रदेश में वर्षा कितनी होती है, 20 से 40 सेंटीमीटर। और इसमें आपके जैसे बाड़मेर का भाग आ गया, जालोर आ गया, पाली, जोधपुर, नागौर, बीकानेर का थोड़ा सा भाग, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, ये वाले जो भाग है सीकर के भाग, ये इसमें जो हो आ जाएंगे। तीसरा आता है आपका, अब इन दोनों को देखो, इसको अगर हम भौतिक प्रदेशों में देखें, मैंने आपको पहला टॉपिक पढ़ाया था ना, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश टॉपिक हमने पढ़ा था। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि थार का मरुस्थल, राजस्थान के भौतिक प्रदेश में मरुस्थलीय भाग किस जलवायु वर्गीकरण में आता है, क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि थार का मरुस्थलीय भाग किस जलवायु वर्गीकरण में आता है, तो आपका जो उत्तर होगा वो आपके पास ऑप्शन आएंगे, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। क्वेश्चन क्या है कि थार का जो मरुस्थल है राजस्थान में, थार का मरुस्थल किस जलवायु प्रदेश में आता है। ऑप्शन नंबर एक उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 2 अर्ध शुष्क कटिबंधीय प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 3 उप आर्द्र, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा शुष्क और अर्ध शुष्क कटिबंधीय प्रदेश में, और ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं, या ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा उप आर्द्र कटिबंध में। तो आपको उत्तर क्या देना पड़ेगा, आप दोगे शुष्क व अर्ध शुष्क कटिबंधीय प्रदेश में आता है थार का मरुस्थल। इसीलिए हमने यहां पर लिख रखा है क्या कि अगर आपसे पूछा जाए कि शुष्क कटिबंध और अर्ध शुष्क कटिबंध किस भौतिक प्रदेश में आता है, तो आप बता दोगे मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट देखिएगा उप आर्द्र कटिबंध। उप आर्द्र कटिबंध, ये जो अरावली वाला भाग है ये आता है आपका उप आर्द्र यानी आर्द्र से थोड़ा कम, तो इसके अंदर थोड़ी वर्षा ज्यादा होती है, 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा उपाद्र प्रदेश में जो है वर्षा कितनी होती है, तो आप बता सकते हैं कि यहां पर जो वर्षा होती है वो 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक होती है। प्रिय यादव जी, रीट का रिजल्ट का वेट करने की आवश्यकता ही क्या है, आंसर की आ गई है, रीट का रिजल्ट ऑलमोस्ट 99% तो आ ही गए। आप सबको पता है कि आपके कितने नंबर आने वाले हैं। हाँ, 1-2 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो इस अगले महीने में आ जाएगा। ये तो महीना पूरा हो गया, हो सकता है कि इसी महीने के एंड में आ जाए। आप तो तैयारी पर थोड़ा सा ज्यादा जो है फोकस करो ताकि बेहतर तैयारी हो जाए।
तो अरावली का जो प्रदेश है वो किस में आता है? अरावली प्रदेश आता है उप आर्द्र कटिबंध में। ठीक है, इसके बाद आता है आर्द्र कटिबंध। आर्द्र कटिबंध की जो वर्षा होती है वो 60 से लेकर और 80 सेंटीमीटर तक की होती है। ये यहाँ उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, ये जो वाला भाग है, अजमेर वाला भाग, राजसमंद वाला भाग, ये सारा आर्द्र प्रदेश में आता है। देखो आर्द्र, आर्द्र का अर्थ क्या होता है? हवा में नमी। शुष्क का अर्थ क्या होता है? हवा बिल्कुल सूखी। अगर आप राजस्थान के पश्चिमी भाग में रहते हो तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में क्या होता है विद्वान साथियों, कि सर्दी भी सूखी और गर्मी भी सूखी। सूखी गर्मी जानते हो आप क्या होती है? अब आप कहोगे सर गर्मी तो गर्मी होती है, इसमें सूखी और गिल्ली गर्मी क्या होती है? गिल्ली गर्मी भी होती है, सूखी गर्मी भी होती है। सूखी गर्मी वो होती है जिसमें हवा बहुत ज्यादा सूख जाती है, हवा के अंदर वाष्प नहीं होती है, हवा के अंदर पानी नहीं होती है, हवा के अंदर नमी नहीं होती है, और ऐसी जो हवा होती है वो लू कहलाती है। जून जुलाई के महीने में पश्चिमी राजस्थान में लू चलती है, इतनी ज्यादा गर्म होती है, प्लस उसमें नमी नहीं होती है। इसके कारण त्वचा, जैसे हम बाहर निकल जाए ना, ऐसे, हालांकि हम बाहर काम करते हैं, हमारे पश्चिमी राजस्थान के सारे लोग खेतों में काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, लेकिन उनकी त्वचा जो है वो कैसी हो जाती है? थोड़ी काली पड़ जाती है, प्लस ड्राइनेस आ जाता है त्वचा पर, यानी सूख जाता है सब कुछ। हमारे यहाँ वो आकड़े है ना, आकड़े वगैरह, आक यहाँ का एक पौधा है, इसके पत्ते सूख जाते हैं, इतनी ज्यादा ड्राई शुष्क हवा चलती है। अच्छा, सर्दी में भी क्या होता है? सर्दी में भी सूखी सर्दी पड़ती है। ऐसे लगता है कि सर्दी में जब हवाएं चलती है ना, शीतलहर, तो सुई सी चुभती आकर, बहुत ज्यादा सूखी सर्दी पड़ती है। प्लस अब आप कहोगे कि सर फिर गरम गरम गर्मी कौन सी हो गई? गरम गर्मी कौन सी हो गई? जब बारिश हो जाती है ना, बारिश होने के बाद जो हुम्स बनता है वो होती है, उससे, बारिश से क्या होती है? हवा में नमी आ जाती है, और वो जो गर्मी होती है ना, वो गर्मी, हालांकि शुष्क गर्मी से ज्यादा गर्मी लगती है वो, क्योंकि उसमें हुम्स बन जाता है, लेकिन उसमें नमी ज्यादा होती है, तो नमी ज्यादा होने के कारण ज्यादा परेशानी उसमें नहीं होती है। तो इस तरीके से जो है वो हमारे यहाँ ये जो आर्द्र वाला भाग है, आर्द्र वाला भाग, यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी नदियां बहती है यहाँ पर, बनास, चंबल, और इनकी बहुत सारी सहायक नदियां बहती है। प्लस यहाँ पर वर्षा जो होती है वो 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक होती है। तो इसलिए इस भाग के अंदर जो है वो आर्द्र प्रदेश के अंदर आएगा। पांचवा जो भाग आएगा हमारा, वो आएगा अति आर्द्र प्रदेश। ऐसा भाग जहां 80 से लेकर और 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वो अति आर्द्र, यानी बहुत ज्यादा नमी रहती है। यहाँ पर झालावाड़ के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो झालावाड़ के अंदर नमी ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा नमी रहती है, और नमी ज्यादा रहने के कारण इस भाग को अति आर्द्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आ गया समझ में? अब थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। डिटेल में देखो, जल्दी पढ़ लेते हैं। शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले आएंगे? जैसलमेर, बीकानेर, दक्षिणी गंगानगर यानी गंगानगर का दक्षिणी भाग, और जोधपुर का पश्चिमी भाग, और बाड़मेर का उत्तरी भाग। ये जो आएंगे वो शुष्क प्रदेश में आएंगे। ये किस में आएंगे? शुष्क प्रदेश में आएंगे। ठीक है, और यहां का जो तापमान रहेगा वो क्या रहेगा? 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री, है ना, 40 से 50 कर दो, वैसे 40 से 50 तक चला जाता है तापमान, है ना, 40 से 50 तक चला जाता है। 40 से लेकर और 50 डिग्री तक चला जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस। हमारे चूरू का जो तापमान है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो चला जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी। ठीक है, दूसरा अगला देखिए, वर्षा जो होती है यहाँ पर 0 से लेकर और 20 सेंटीमीटर होती है। जैसलमेर के जो सम जैसे गांव है वहां पर तो 0 डिग्री ही वर्षा होती है। वर्षा के नाम पर धोखा देता है भगवान उन्हें। जो जैसलमेर के लोग रहते हैं उनको वर्षा के नाम पर क्या देते हैं भगवान? धोखा देते हैं।
यहां वनस्पति कैसी पाई जाती है? देखो, जहां वर्षा नहीं होती है या बहुत ही कम मात्रा में वर्षा होती है, वहां जो वनस्पति होती है वो मरुद्भिद वनस्पति होती है। जैसे कि आक, आक यानी आकटा, केर, खेजड़ी, फोग, कांटेदार झाड़ियां, जिया की किंकर, है ना, ये सारी यहाँ की जो है वनस्पति पाई जाती है। इसके बाद देखिए अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, पाली, जालोर, पूर्वी जोधपुर, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर इसमें आता है। तापमान यहाँ का 36 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, और वर्षा यहां पर होती है 20 से लेकर और 40 सेंटीमीटर तक की। इसके बाद बात करते हैं तो यहां पर उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन ही पाए जाते हैं। इसके बाद आता है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसमें आता है आपका अलवर, जयपुर, दौसा, अजमेर, पूर्वी शेखावाटी, है ना, पूर्वी शेखावाटी यानी सीकर का पूर्वी भाग, झुंझुनू का पूर्वी भाग और चूरू का थोड़ा सा पूर्वी भाग, ये आते हैं इसमें। ठीक है, और राजसमंद, सिरोही, भीलवाड़ा, टोंक ये आते हैं। यहां का तापमान थोड़ा कम होता है, 32 से लेकर 36 डिग्री तक ही रहता है, लेकिन वर्षा यहां पर ज्यादा होती है। देखो, एक बात और नोट करना, आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में आपसे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में आपसे कि ये अपना जो राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर देखो एक बात थोड़ी सी नोट करने वाली है, याद रह जाएगी तो पेपर में क्या है, कई बार क्वेश्चन है ना ऐसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्या है, पश्चिम है और ये है पूर्व। तो जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा में क्या परिवर्तन आता है। थार के मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ? देखिए, थार के मरुस्थल के निर्माण की बात अगर आप करते हो तो आप सब जानते हो, आपने सबने पढ़ रखा है कि यहां पर पहले जो है वो टेथिस सागर था। जैसे अब हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, बहुत सारे महासागर है हमारी पृथ्वी पर। तो उसी तरीके से जो आज से करोड़ों वर्षों पूर्व जो है राजस्थान की जो भूमि थी, खासतौर पर जो पश्चिमी राजस्थान है, वो भूमि जो आती थी वो टेथिस सागर में आती थी, यानी यहां पर पानी ही पानी था। आप देखना, कभी आप गोवा गए हो या समुद्र के किनारे गए हो तो समुद्र के किनारे कैसी मिट्टी मिलती है? आपने देखी थारगम मरुस्थल में मिट्टी जो है ना, मोटे कण वाली मिट्टी, वैसी ही मिट्टी समुद्र किनारे मिलती है। ठीक है, तो वो टेथिस सागर जो था वो यहां पर था, लेकिन भौगोलिक परिवर्तन के कारण वो टेथिस सागर सूख गया और वो टेथिस सागर सूखने के कारण थार के मरुस्थल का निर्माण हुआ। अब मान लीजिए कहीं पर सागर है और सागर सूख जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, फिर समुद्र सूख जाएगा, सागर सूख जाएगा तो वो मरुस्थल बन जाता है, क्योंकि मरुस्थली सागर के अंदर जो मिट्टी होती है वो ऐसी ही मोटी मिट्टी जो है होती है। तो यही कारण था कि ये जो है वो क्या बन गया, टेथिस सागर के अवशेष के रूप में इसको माना जाता है। और इसका सबसे बड़ा जो एविडेंस है वो है यहाँ की खारे पानी की झीलें। आप देखोगे कि अरावली के पूर्व में आपको एक भी खारे पानी की झील नहीं मिलेगी, अरावली के पूर्व में आपको एक भी खारे पानी की झील नहीं मिलेगी, जबकि अरावली के पश्चिम में जितनी भी झीलें हैं वो सारी की सारी खारे पानी की है, एक झील को छोड़कर। वो कौन सी है, कमेंट में बताओ आप। हाँ, तो जयपुर आर्द्र जलवायु में है ना, जयपुर आर्द्र जलवायु में ही तो बताया आपको, जयपुर आपको, हाँ, जयपुर उप आर्द्र जलवायु में आएगा जयपुर। ठीक है, फिर आएगा आपका देखो पर्वतीय वन। मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे हम पश्चिम से पूर्व में जाएंगे, पश्चिम से पूर्व में जाएंगे तो देखना तापमान कम होगा और वर्षा ज्यादा होगी। ये बात नोट करना कि जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तापमान कम होता जाएगा और वर्षा बढ़ती जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन के रूप में।
नेक्स्ट देखिए सर, आपने वन लाइनर की जो पीडीएफ दी है उसमें बहुत से क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। कौन सी की बात कर रहे हो आप? एनसीईआरटी की बात कर रहे हो या आरबीएससी की बात कर रहे हो? देखो मेरे अकॉर्डिंग मेरे से जितने क्वेश्चन बन पाए, जो पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं, अजय आप उदाहरण देके बताओ। ऐसे देखो, आप पर, आपको हम पे विश्वास है इसीलिए आप हो, और हम आपके विश्वास पर निरंतर खरा उतरने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप कोई भी चैप्टर उठाओ, ठीक है, अगर आप आरबीएससी की बात कर रहे हो अजय, तो आरबीएससी की कोई बुक उठाओ, उसका एक चैप्टर लो, जैसे पहला, दूसरा, पांचवा, सातवां, आपकी मन मर्जी से चैप्टर लो, और फिर आप उस चैप्टर में से ये बताओ कि सर आपने इतने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, है ना? तब मैं फिर क्या है कि मैं और ज्यादा चिंतन करूंगा। देखो हम टारगेट ये बना के चलते हैं, एक दिमाग, बेसिक दिमाग से जब हम कार्य करते हैं तो ये बना के चलते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर के लायक हैं, जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, और उस आधार पर ही क्वेश्चन जो है बनाए जाते हैं। आरबीएससी में जो हमने क्वेश्चन बनाए हैं वन लाइनर, जो 6 से 12 तक के हैं, वो हमने टारगेट ये रखा क्योंकि आरबीएससी की जो बुक है वो बहुत प्यारी और अच्छी बुक है, उसमें हमने लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया। ठीक है, हमारी, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है, हो सकता है कि किसी चैप्टर में एक क्वेश्चन छूट जाए क्योंकि आंखों से ओझल हो जाए, या फिर उस टाइम मुझे ऐसा लगा हो कि ये क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। एनसीईआरटी में हमने जो क्वेश्चन बनाए वो हमने लाइन टू लाइन, वहां पर भी लाइन टू लाइन बनाए, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन बने। अब ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी बुक छाप के दे देंगे तो फिर आप बुक ही पढ़ लोगे, वन लाइन क्वेश्चन का कोई महत्व नहीं है। क्वेश्चन वही हम बनाने का प्रयास करते हैं क्योंकि वो बुकें बच्चों के लिए है। अब बच्चों वाले क्वेश्चन तो पेपर में आएंगे नहीं, तो जो एग्जाम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बन सकते हैं हमने उतना प्रयत्न किया। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप हमें कुछ उदाहरण दे, आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं जहां जहां लगेगा कि भाई इस चैप्टर में ये क्वेश्चन हमसे छूट गए हैं, ये हमें और जो है बढ़ाने चाहिए, तो उसके लिए हम एक अलग से सेशन कर लेंगे और वो क्वेश्चन आपको और करवा देंगे और उसकी पीडीएफ को उन पीडीएफ में ऐड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उपादर में कौन से आएंगे? अलवर, जयपुर, दौसा, अजमेर, पूर्वी शेखावाटी, राजसमंद, सिरोही, भीलवाड़ा, टोंक। तापमान यहां पर रहता है कितना? तापमान यहां का जो रहता है, तापमान जो यहाँ का रहता है वो 32 से 36, और वर्षा यहाँ पर होती है 40 से 60, और पर्वतीय वन यहाँ पर रहते हैं। फिर आती है आर्द्र जलवायु। आर्द्र जो जलवायु है इसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, पूर्वी कोटा, उत्तरी पूर्वी उदयपुर आता है, और तापमान यहाँ का और कम हो जाता है, 30 से लेकर 34 डिग्री हो जाता है, और वर्षा हो जाती है 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर। तापमान जैसे जैसे कम होता जा रहा है, वर्षा वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। तापमान जैसे जैसे कम होता जा रहा है, वर्षा वैसे वैसे बढ़ती जा रही है, और पतझड़ यहां पर जो है वन पाए जाते हैं। इसके बाद अंतिम जो भाग आता है वो आता है अति आर्द्र जलवायु का, जिसमें झालावाड़, बारां, दक्षिणी कोटा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी उदयपुर आते हैं। तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर, और सदाबहार वन पाए जाते हैं जैसे आम, महुआ, बांस, सागवान, साल। आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है महुआ का पेड़। तो ये हो गया आपका सामान्य वर्गीकरण। अब बात करते हैं अपन कोपेन के वर्गीकरण का, कि कोपेन ने वर्गीकरण में क्या कहा। देखिए कोपेन का वर्गीकरण और इस वर्गीकरण में कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। जिस बच्चे को, जिस बच्चे ने ये सामान्य वर्गीकरण अच्छे से समझ लिया है, जिस बच्चे ने ये सामान्य वर्गीकरण अच्छे से समझ लिया है,
जिस बच्चे ने सामान्य वर्गीकरण को अच्छे से समझ लिया है, रामायण के समय थार का मरुस्थल था नहीं, ये तेथी सागरी था। और उस पे हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। हो सकता है कि सन 2001 में कोई क्वेश्चन आया हो, लेकिन जैसे हमने अपने पूर्वजों से सुना था कि भगवान राम ने जो है समुद्र को सुखाने के लिए जो है वो क्या किया था। जैसे जब भगवान राम जी लंका जा रहे थे तो उन्होंने जो है उस समुद्र से प्रार्थना की कि भैया आप हमें रास्ता दे दो, है ना। और समुद्र जो है वो काफी प्रार्थना के बाद नहीं माने, तो उन्होंने गुस्से में आकर जो है भगवान राम पहली बार गुस्सा हुए थे रामायण में, और उन्होंने जो है वो क्या किया, तीर कमान उठाया और समुद्र को बोला मैं तुम्हें सुखा दूंगा, मैं तुम्हें सुखा ही दूंगा। तो जैसे ही उन्होंने तीर चढ़ाया अपनी कमान पे, और समुद्र देवता जो है वो सागर देवता उत्पन्न होते हैं और वो माफी मांगते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा लेट हो गया। तो आप जो है ना, आपने वो ब्रह्मास्त्र था, और ये रूल था कि अगर ब्रह्मास्त्र, अगर बाण चढ़ गया ब्रह्मास्त्र का धनुष पे, तो अब उसको चलाना पड़ता था। ऐसे नहीं कि वापस निकाल सकते हैं, वापस नहीं निकाल सकते हैं। तो अब भगवान राम और सारे जो उनके विद्वान थे, इधर समुद्र देवता माफी मांग रहे हैं, तो अब करें क्या। बाण तो चलाना था, अब समुद्र देवता कह रहे हैं मैं आ गया हूं, मैं आपको जगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब राम जी के सामने दिक्कत आ गई कि ये बाण चलाएं कहां पर। तो ये उनके एक विद्वान थे, उन्होंने कहा राम जी से कि देखिए, जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर तुरमकुल्ले, क्या नाम है, तुरमकुल्ले, तुरमकुल्ले नामक एक स्थान है, आप वहां पर इस बाण को छोड़ दीजिए। क्यों कहा ऐसा, उन्होंने, विद्वान ने कहा राम जी से, उनको सलाह दी, उन्हीं के जो जामन जी और वो विद्वान थे ना, उन्होंने में से किसी ने कहा कि देखिए, जो तुरमकुल्ले नामक जो स्थान है वहां पर बहुत सारे राक्षस प्रवृत्ति के लोग रहते हैं और वहां पर जल का वो दुरुपयोग करते हैं। तो आप क्या करिए, इस बाण को, इस ब्रह्मास्त्र को वहां पर छोड़ दीजिए, जिससे उस स्थान का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो इसमें जो है वो थार का जो मरुस्थल था, जो कि अफगानिस्तान, राजस्थान, राजस्थान, पाकिस्तान और इन क्षेत्रों में फैला हुआ था, तो यहां पर वो बाण आया और वहां पर ये बाण गिरा, ऐसा माना जाता है। बाकी इसकी जो है और विस्तार से जो है चर्चा की जा सकती है, लेकिन वो अभी चूंकि हमारे विषय से संबंधित नहीं है, तो हम इसकी चर्चा जो है वो नहीं करने वाले हैं यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपन वापस टॉपिक पे आते हैं और कोपेन के वर्गीकरण की अपन जो है चर्चा करते हैं। कोपेन का वर्गीकरण देखिएगा, अति आदर हो गया। कोपेन का वर्गीकरण देखते हैं। कोपेन का वर्गीकरण, इसको एक बार फिर से इसको समझना पड़ेगा आपको कि कोपेन ने भी क्या किया, इसी तरीके से पृथ्वी को, क्योंकि हमारा सारा मैटर इधर ही है, उत्तरी अक्षांश में ही है, तो उत्तरी अक्षांश को जो है 5 भागों में बांटा, ए बी सी डी और ई, और इसको डिवाइड करके जो है वो, इसको डिवाइड करके अपना वर्गीकरण किया। अब देखिए, सबसे देखो, मैं आपको ये कह रहा था कि जिसको सामान्य वर्गीकरण अगर समझ में आ गया तो कोपेन का वर्गीकरण उसके लिए बहुत, जिसको सामान्य वर्गीकरण समझ में आ गया है उसको कोपेन का वर्गीकरण चुटकियों में समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी उसको। तो समझ लेते हैं। पहले तो देखिए, कोपेन का जो पूरा नाम था, कोपेन का जो पूरा नाम था वो क्या था, पूछा जा सकता है, ना भी पूछा जाए, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं अपने। क्या है कोपेन का पूरा नाम था, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन इनका पूरा नाम था, और ये जर्मनी के रहने वाले थे। जर्मनी में ये भूगोल वेता थे, और 1918 में इन्होंने जो है वो पूरे विश्व को जो है वो क्या किया,
जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया। केवल राजस्थान को नहीं किया इन्होंने, पूरे विश्व को किया। तो पूरे विश्व का अगर वर्गीकरण करेंगे तो राजस्थान भी तो उसमें आएगा ही ना, राजस्थान भी तो उसमें आएगा ही ना। कोपेन का वर्गीकरण जो है वो वनस्पति के आधार पर है। कोपेन का वर्गीकरण, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि कोपेन ने जो वर्गीकरण किया वो किस आधार पर किया, तो कोपेन ने जो वर्गीकरण किया वो वनस्पति के आधार पर किया। ठीक है, कोपेन ने जो वर्गीकरण किया वो किसके आधार पर किया, वनस्पति के आधार पर किया। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कोपेन ने राजस्थान का जो वर्गीकरण किया था वो किस आधार पर किया था, तो राजस्थान के वर्गीकरण में उन्होंने वनस्पति, वर्षा, तापमान, वनस्पति, वर्षा और तापमान, इन तीनों आधारों को साथ लिया, वनस्पति, वर्षा और तापमान। लेकिन जनरली क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपसे कि कोपेन ने वर्गीकरण किस आधार पर किया, तो आप बता सकते हैं कि वनस्पति के आधार पर जो है कोपेन ने वर्गीकरण किया था। ठीक है, कब किया था, 1918 में किया था। अब देखिए हमारी जो उत्तरी अक्षांश है या उत्तरी जो गोलार्ध है, इसको उष्ण, शुष्क, उपोष्ण एंड शीत कटिबंध और ध्रुवीय प्रदेशों में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखिए कोपेन, देखो ये जो दो क्षेत्र हैं, ये जो दो क्षेत्र हैं ये तो राजस्थान में आते नहीं आते हैं ना, राजस्थान में ये तो है नहीं, तो इनको तो छोड़ दो। अब अपने पास क्या बच गया, ए, बी और सी। राजस्थान तो यहीं तक सीमित है, ए बी सी, राजस्थान तो यहीं तक सीमित है, ए बी सी तक ही सीमित है। तो कोपेन ने ए को लिया, बी को लिया और सी को लिया। ए से, ए वाले को तो ए डब्ल्यू में रख दिया, बी को इन्होंने रख दिया बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी डब्ल्यू बड़ा, एच छोटा और डब्ल्यू छोटा, और सी को, बी को इन्होंने दो भागों में बांटा, बी एस एच डब्ल्यू और सी को इन्होंने बना दिया सी डब्ल्यू जी। इस तरीके से आप याद रखना, ए बी सी, याद करने का तरीका बता रहा हूं आपके लिए, बहुत आसान हो जाएगा। याद करने का तरीका देखना कि कोपेन ने क्या किया कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध को ए बी सी डी और ई में डिवाइड किया, क्योंकि ये दो क्षेत्र तो अपने आते नहीं है, इनको छोड़ा और ए बी सी को लिया। ए बी सी को लेकर इन्होंने क्या किया, ए बी सी के आधार पर ए डब्ल्यू, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू और बी एस एच डब्ल्यू और सी डब्ल्यू जी में डिवाइड किया। अब इसको जानने से पहले हमें इन शब्दों का, ये जो बी एच या बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू है, इनका अर्थ जानना पड़ेगा। जिस बच्चे को इनका अर्थ पता चल गया वो बच्चे का कोपेन का वर्गीकरण बहुत ज्यादा सरल हो जाएगा। देखो यहां पर जो बी है उसका अर्थ है वाष्पीकरण ज्यादा और वर्षा कम। ऐसा क्षेत्र, राजस्थान का ऐसा क्षेत्र जहां वाष्पीकरण तो बहुत तेजी से होता है। वाष्पीकरण कब होगा तेजी से, जब धूप तेज पड़ेगी, जोर को तावड़ो पड़ेगा नहीं, हाथों हाथ जो है धरती की हो जाए, सूखी हो जाए, या राजस्थान के मरुस्थल में बारिश हो और दूसरे दिन के बहुत तेज के पड़े, तावड़ो पड़े, तो अब क्या करेगा भगवान के किसान, तो आपने ध्यान से गड़ा ने तो राजस्थान के या भारत में कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। पढ़ा है आपने जीवन में, आपने छोटी क्लासों से ही पढ़ा है कि भारत में कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, है ना। और राजस्थान में तो ये ऐसा जुआ है जो खेलने वाला हमेशा हारता ही है। अब राजस्थान में क्या होता है, पश्चिमी राजस्थान की खास तौर पर बात करता हूं कि पहले दिन बारिश होती है, किसान बेचारा बहुत ज्यादा खुश हो जाए, खुश हो गए और सुबह उठा और ट्रैक्टर लेके खेत वाया हुआ, ठीक है। खेत के मायने 10-15 हजार तो ट्रैक्टर ले ले खेत बाने का, और 5-7 हजार 20 हजार रुपया लग जाए, यहाँ करके किसान 20-30 हजार रुपया लगा के खेत ने बागे आ जाए, ठीक है। अब क्या करेगा, वर्षा के बाद में दूसरे तीसरे दिन बहुत ज्यादा के पड़े, तावड़ी पड़े, गर्मी, धूप, और बस धूप में क्या करे, वो अनाज उगतो ही अनाज जो है नहीं वो धूप के मायने बढ़ जाए, नष्ट हो जाए। अब किसान बेचारा मुंह लटकाए खड़े हो जाए, करे कि क्योंकि क्या करे, भगवान का सामने चल रहे तो हाथ को नहीं बने, और उसके 15-20 हजार रुपए खत्म गए। अब फिर से वर्षा होती है 10-15 दिन बाद, और फिर किसान कर लो, पिछली बार तो
वो नहीं हो अब की बार देखा, और वो फिर जो है वो अपने खेत को बोता है। कई कई बार अगर थे किसान हो, अगर भी लगभग किसान ही होते सारा, तो ते देखियो वो अपने 2-2 3-3 बार खेत बाणो पड़े। एक जिया खरीफ की फसल ने 2 बार या 3 बार वाणो पड़े है ना, जब जाके फसल जो है उग गए, वरना जल जिया है। तो बी को अर्थ क्यों हो गयो, ऐसा क्षेत्र जहां वाष्पीकरण ज्यादा और वर्षा कम होती है। ऐसा क्षेत्र जहां वाष्पीकरण ज्यादा और वर्षा कम होती है। डब्लू अगर बड़ा है तो बड़े डब्लू का अर्थ क्या होगा, मरुस्थली प्रदेश। बड़ा डब्लू मरुस्थली प्रदेश, ठीक है। अब आपको मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। जैसे ये पहला वर्गीकरण है इनका बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, तो आपको बी दिख गया, बी का अर्थ क्या हो गया, जहां वर्षा कम और वाष्पीकरण ज्यादा, और डब्ल्यू का अर्थ क्या हो गया, मरुस्थली प्रदेश। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मरुस्थली प्रदेश है और वर्षा कम हो रही है, तो कौन सा क्षेत्र होगा, जैसलमेर बाड़मेर वाला क्षेत्र होगा। तीसरा शब्द है एच। एच का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, एच का अर्थ क्या होता है, एच का अर्थ होता है गर्म, यानी गर्मी। ऐसा स्थान जहां तापमान 18 डिग्री से ज्यादा रहता है हमेशा, यानी पूरे वर्ष भर, पूरे साल का जो औसत तापमान है वो 18 डिग्री से नीचे कभी नहीं जाता, हमेशा ही 18 डिग्री से क्या रहता है, ऊपर रहता है। यानी सीधा सीधा मैं कहूं तो गर्म मरुस्थल, सीधा सीधा अगर कहूं तो छोटे एच का अर्थ क्या है, छोटे एच का अर्थ है गर्म मरुस्थली प्रदेश। छोटे एच का अर्थ है गर्म मरुस्थली प्रदेश जहां तापमान 18 डिग्री वार्षिक से ऊपर रहता है। इसके बाद आ गया छोटा डब्लू। छोटे डब्लू का अर्थ होता है, आपको दिख रहा है छोटा डब्लू, छोटा डब्लू दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 1 मिनट दिख जाएगा, अभी देखो दिखाएंगे आपको। छोटा डब्लू, छोटा डब्लू का अर्थ होता है सर्दी शुष्क। छोटे डब्लू का अर्थ होता है ऐसा स्थान जहां सर्दी शुष्क होती है, यानी सर्दी में वर्षा कम होती है या न के बराबर होती है, और वर्षा कब होती है, गर्मी में होती है। छोटे डब्लू का अर्थ है सर्दी शुष्क और वर्षा गर्मी में, सर्दी शुष्क और वर्षा गर्मी में। और अब क्या बच गया, जी बच गया। जी का अर्थ होता है गंगा नदी के मैदान या गंगा नदी की ओर जाने वाली नदियों का मैदान, गंगा नदी की ओर जाने वाली नदियों का मैदान। माया जी क्या कह रही है आप, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूं। आप क्या कह रही है माया जी, जी का अर्थ क्या होता है, देखो जी, जी का अर्थ होता है गंगा, बस याद रखना है, जी फॉर गंगा, जी फॉर गंगा, जी फॉर गंगा। और गंगा का अर्थ क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जिसका बहाव क्षेत्र गंगा नदी की ओर है, या जिसकी नदियों का बहाव क्षेत्र गंगा में जाता है, या गंगा के मैदान। जैसे राजस्थान के जो मैदान है वो गंगा नदी के मैदानों में ही आते हैं वैसे इनडायरेक्टली। और फिर बच गया आपका ए। ए का अर्थ होता है जहां तापमान पूरे वर्ष 18 डिग्री से कम रहता है। ए का अर्थ होता है जहां का तापमान पूरे वर्ष भर 18 डिग्री से कम रहता है। तो याद हो गया आपको, ये 4-5 शब्द है, इनको याद कर लोगे तो बाकी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कौन कौन से शब्द हैं, अगर पहला शब्द है आपका बी, बी का अर्थ होता है वाष्पीकरण ज्यादा वर्षा कम। बड़े डब्लू का अर्थ होता है मरुस्थली प्रदेश, और छोटे डब्लू का अर्थ होता है आपका सर्दी शुष्क और वर्षा गर्मी में, और एच का अर्थ होता है गर्म प्रदेश या मरुस्थली प्रदेश। सी और रह गया क्या, हाँ सी और रह गया, सी रह गया। सी का जो अर्थ है वो देखो, मध्य अक्षांशीय जलवायु, ऐसा क्षेत्र जहां मध्य अक्षांशीय जलवायु पाई जाती है। सी लिखे बिना रह गया, अब लिख देते हैं सी, मध्य अक्षांशीय जलवायु।
मध्य अक्षांशीय जलवायु, मध्य अक्षांशीय जलवायु, सी का अर्थ है मध्य अक्षांशीय जलवायु। ठीक है, मध्य अक्षांशीय जलवायु आपको समझ में आ गया। अब देखो कोपेन ने जो वर्गीकरण किया था राजस्थान का वो 4 भागों में किया था। कोपेन ने 4 भागों में विभाजित किया। पहला हो गया आपका AW, दूसरा हो गया BWHW, तीसरा हो गया BSHW और चौथा हो गया CWG। अब आपको समझना है, आइए मैप पे चलते हैं। देखिए मैप आपसे कह रहा है पहला भाग है आपका BWHW, अपन इधर से शुरू करते हैं। ठीक है, अब उन्होंने इधर से शुरू कर दिया था, अपन इधर से शुरू करते हैं। पहला भाग जो आता है आपका कौन सा आता है, BWHW। अब अगर आपको इन शब्दों का अर्थ पता है, अगर आपको इन शब्दों का अर्थ पता है ना, और अर्थ पता है और आपको सामान्य वर्गीकरण अगर याद है तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ही आपसे पूछेगा क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर में किस कोपेन के अनुसार कौन सा जलवायु प्रदेश में आता है। कोपेन के अनुसार जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर कौन से जलवायु प्रदेश में आता है, कोपेन के अनुसार। अब आपके दिमाग में बात है कि भैया जैसलमेर बाड़मेर में तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़े, मरुस्थल है। मरुस्थल को अर्थ क्या हो गया बी और बी को अर्थ क्या हो गया बहुत ज्यादा वाष्पीकरण, क्योंकि मरुस्थल है, तावड़ो तेज पड़ेगा, वाष्पीकरण तेज होगा, वर्षा कम है। और डब्लू को अर्थ क्या होगा, अगर डब्लू बड़ा है तो डब्लू का अर्थ होगा मरुस्थलीय प्रदेश। तो आपको फट से याद आ जाएगा कि ये क्षेत्र जो है वो BWHW में आएगा। H और W छोटा है और B और W बड़ा है। समझ में आ गया, BWHW वाला समझ में आ गया मामला। जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, पश्चिमी जोधपुर और पश्चिमी बाड़मेर। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा आता है आपका BSHW। इसको हमने सामान्य वर्गीकरण में क्या कहा था, इस भाग को हमने सामान्य वर्गीकरण में क्या कहा था, शुष्क प्रदेश कहा था कि नहीं कहा था। इसको हमने सामान्य वर्गीकरण में क्या कहा था, शुष्क प्रदेश कहा था ना हमने, इसको शुष्क प्रदेश, इसको शुष्क कहा था, शुष्क कटिबंध। इसको हमने क्या कहा था, अर्ध शुष्क कहा था। ये सामान्य वर्गीकरण, लाल वाला जो लिखा है ये सामान्य वर्गीकरण के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। हमने सामान्य वर्गीकरण में इस क्षेत्र को तो शुष्क कहा था, इस क्षेत्र को अर्ध शुष्क कहा था। तो दिमाग में याद रख सकते हैं आप कि अगर कोपेन के अनुसार पूछे तो जो शुष्क प्रदेश है वो BWHW में आएगा और अर्ध शुष्क प्रदेश जो है वो BSHW में आएगा। तो B का अर्थ क्या हो गया, वही जहां वर्षा कम होती है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है। और S का अर्थ क्या हो गया, S का अर्थ क्या हो गया, एस का अर्थ नहीं लिखाया गया, हाँ एस का अर्थ भी लिखो, यहां पर एस का अर्थ नहीं लिखाया है, एस का अर्थ लिखो। एस का अर्थ होता है स्टेपी जलवायु प्रदेश, या स्टेपी घास के मैदान, स्टेपी घास मैदान। BWHW में ये वाला भाग आ जाता है जहां वर्षा जो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्षेत्र आ गया ये। इस क्षेत्र को हमने क्या कहा था, इस क्षेत्र को हमने कहा था सामान्य वर्गीकरण में आर्द्र प्रदेश कहा था। आर्द्र प्रदेश में कोपेन का कौन सा आ गया, CWG आ गया। ठीक है, और CWG में कौन सा आता है, देखो CWG में आता है आपका A से अलवर, B से भरतपुर, C से क्या आता है बताओ, C से आ गया आपका करौली और D से आ गया धौलपुर, है ना। ABCD, अलवर, भरतपुर एंड करौली। कैसे आता है करौली वैसे, लेकिन के करो इसको, हाँ के कर दो, के से करौली और धौलपुर।
और ए बी सी डी से क्या आ गया, ए से क्या आ गया आपका, ए से आ गया अजमेर, बी से आ गया भीलवाड़ा, और सी से आ गया आपका चित्तौड़गढ़, और डी से आ गया दौसा। इसके बाद आपका आता है आर, आर से हो गया कौन सा, आर से हो गया, क्या हो गया आर से, आर, आर से हो गया राजसमंद, एस से हो गया सिरोही, टी से हो गया क्या, टोंक, टी से टोंक, और ऊ से उदयपुर, टी से टोंक और यू से उदयपुर, और एक इसमें जयपुर आता है। और इसके बाद लास्ट बच गया ए डब्ल्यू, जिसमें हाड़ौती वागड़ प्रदेश आते हैं, हाड़ौती और वागड़ प्रदेश आते हैं। ये तो वागड़ प्रदेश हो गया और ये हाड़ौती प्रदेश हो गया। बताओ कोपेन का वर्गीकरण आपको समझ में आया कि नहीं आया, कोपेन का वर्गीकरण आपको समझ में आया कि नहीं आया, सामान्य वर्गीकरण समझ में आ गया आपको कोपेन का। तो अब थोड़ा सा देखो, राजस्थान की आर्थिक आंतरिक संरचना जो है, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, आंतरिक संरचना हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो, इसलिए हम आपको नहीं करवाएंगे। तो पहला लिखो, अब आप थोड़ा डिटेल में लिख लेते हैं, आगे का लिखा हुआ नहीं है। पहला लिखो आप कोपेन के अनुसार BWHW, BWHW, इसमें क्या आता है आपका, ये उष्ण कटिबंध, ये जो क्षेत्र है वो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है यहाँ की, यहाँ की जलवायु कैसी है, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, शुष्क मरुस्थलीय, मरुस्थलीय, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है यहाँ की। और यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है, वनस्पति कांटेदार, कांटेदार वनस्पति पाई जाती है यहाँ पर, कांटेदार वनस्पति पाई जाती है ना। कांटेदार वनस्पति आपको वहां पे लिखाई हुई है, आकटा, खेजड़ी, किंकरा, ये पाई जाए सारा की सारी, ठीक है। नोट्स कहां से बनाए, ये क्वेश्चन तो पूछने वाला ही नहीं है। अगर आप इस सेशन को ध्यान से देखे हो, महावीर प्रसाद सैनी, क्या आपने ये पूरा सेशन देखा है? अगर पूरा सेशन देख लोगे ना तो आपको कोपेन का वर्गीकरण आज हमने किया है और सामान्य वर्गीकरण हमने किया है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, रीट एक ऐसा एग्जाम है अब तक जो मैंने देखा है, यानी जो मुख्य परीक्षा, क्योंकि रीट की मुख्य परीक्षा भी मेरी दी हुई है, इससे पहले 2011-12 में हुई थी, तब मैंने दी थी। चाहे रीट हो या रीट की मुख्य परीक्षा हो, सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आएगा। हमारे सिलेबस में जो लाइन लिख दी ना कि जलवायु प्रदेश, तो जलवायु प्रदेश का ही टॉपिक आएगा, आंतरिक संरचना का क्वेश्चन नहीं आएगा, यह बात निश्चित है, ये बात निश्चित है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोपेन के वर्गीकरण को एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। पहले ये लिख लो, यहाँ की जो वनस्पति है वो कंटीली पाई जाती है, विस्तार जैसलमेर बीकानेर चूरू में है, विस्तार मुख्य रूप से किस में है, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, और थोड़ा सा गंगानगर में भी है, गंगानगर, और थोड़ा सा जोधपुर, पश्चिमी जोधपुर है, वो मैंने आपको लिखाया हुआ है, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर जो विशेषता है वो क्या है, वर्षा, वर्षा कितनी होती है यहां पर, वर्षा कितनी होती है यहां पर, तो यहां पर जो वर्षा होती है वो 0 से लेकर और 25 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि तापमान जो रहता है यहाँ का वो कितना रहता है, तापमान यहाँ का रहता है 40 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री जो है वो सेल्सियस तक का यहाँ का तापमान रहता है। वाष्पीकरण ज्यादा होता है, वर्षा कम होती है।
ठीक है, दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए BSHW। BSHW ये अगर आप पूरे सेशन ध्यान से देखेंगे तो मेरा पूर्ण रूप से विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। अकाउंटेंट की भर्ती 2024 या 25 में आएगी, 24 में आएगी, है ना, लगता है ऐसा 24 में आनी चाहिए, बाकी कह नहीं सकते। यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है, यहाँ की जलवायु जो है वो कैसी है, अर्ध शुष्क जलवायु है। कैसी जलवायु है यहाँ की, अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क है। तापमान यहां, तापमान वर्षा लिख दो, तापमान को छोड़ दो। वर्षा जो यहां होती है वो होती है आपकी 25 से 50 सेंटीमीटर तक। यहां पर जो स्टेफी घास के मैदान, स्टेफी यानी छोटी घास के मैदान, क्वेश्चन पूछा जाएगा कोपेन के अनुसार किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र को स्टेफी घास मैदान में रखा गया है, या कोपेन के अनुसार राजस्थान के किस क्षेत्र में छोटी घास के या स्टेफी घास के मैदान पाए जाते हैं, तो आप बता दोगे BSHW क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं। और ये कोपेन का सबसे बड़ा, है ना, एक बात और लिख दो, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कोपेन के अनुसार, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है ये। इसके बाद लिखो आप अगला, तीसरा है आपका, तीसरा क्या है आपका, तीसरा है आपका CWG। CW छोटा है यहां पर याद रखना, CWG। बड़ा W केवल एक ही बार यूज हुआ है और वो किसके लिए हुआ, बड़े W का अर्थ आपको पता है कि बड़ा W का अर्थ होता है मरुस्थल, और मरुस्थल केवल आपको पता है पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है, बाकी सारे छोटे W है। तो उपोष्ण और उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, उपोष्ण उप आर्द्र जलवायु इस क्षेत्र में पाई जाती है। और मानसूनी और पतझड़ वन पाए जाते हैं, मानसूनी व पतझड़ वन पाए जाते हैं। वर्षा और तापमान वही है, वर्षा और तापमान वही है जो कि सामान्य वर्गीकरण में पाया जाता है, वर्षा और तापमान वही है जो सामान्य वर्गीकरण में पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो विस्तार है वो विस्तार आपको पता है, मैंने लिखाया था आपको, शॉर्ट में लिख लो आप, देखो ABKD। ए का अर्थ क्या हो गया, अलवर, और बी का अर्थ हो गया भरतपुर, और के का अर्थ हो गया करौली, और डी का अर्थ हो गया धौलपुर में, ठीक है। और ABCD, ए का अर्थ हो गया अजमेर, बी का अर्थ क्या हो गया बताओ, बी का अर्थ हो गया भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, और सी का अर्थ क्या हो गया,
देखो बी से दो अर्थ निकलेंगे यहां पर, बी से दो अर्थ निकलेंगे, एक तो बी से भीलवाड़ा और एक बी से बूंदी, ठीक है। और सी से हो गया चित्तौड़ और डी से हो गया दौसा, दौसा, ठीक है। इसके बाद आप लिखो RSTU, राजसमंद हो गया, आर से राजसमंद, राजसमंद, और एस से हो गया सिरोही, और टी से हो गया टोंक और उदयपुर, ठीक है। और फिर आपका एक बच गया जयपुर। एक जयपुर हमेशा याद रखना, जयपुर उप आर्द्र जलवायु में ही आता है, जयपुर उप आर्द्र जलवायु में ही आता है। तो समझ में नहीं आया, इसमें आपकी गलती है महावीर प्रसाद सैनी मेरे भाई, इसमें कोई कोपेन की गलती थोड़ी है कि आपको समझ में नहीं आया। कोपेन की तो गलती हो नहीं सकती कि आपको समझ में नहीं आया, इसमें गलती आपकी है। मैंने अभी अभी आपसे पूछा कि आपने पूरा सेशन देखा, अगर पूरा सेशन देखोगे तो समझ में आएगा। कोपेन की इसमें कोई गलती है नहीं। अगर कोई चीज हमें नहीं समझ में आ रही है तो या तो समझाने वाले टीचर की गलती है या फिर समझने वाले, तो टीचर की गलती तो जनरली होती नहीं है, और तो फिर समझने वाले की गलती है। अगर समझ में नहीं आए तो आप 5 बार 7 बार 10 बार 20 बार पूछो, कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट बच गया आपका AW, लास्ट क्या बच गया आपका AW। AW के अंदर कौन सी आता है प्रदेश, AW के अनुसार जो है वो, AW के अनुसार आ गया आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु या अति आर्द्र जलवायु। ये किस में आता है, उष्ण कटिबंध में आता है। ये भी याद रखना, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कोपेन के अनुसार AW प्रदेश किस कटिबंध में आते हैं, उष्ण कटिबंध में आते हैं। और यहां की जलवायु जो है वो क्या है, आर्द्र या अति आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु, ठीक है। ये इसकी विशेषता हो गई। और वनस्पति इसमें सवाना प्रकार की जलवायु, सवाना इसमें लिख दो, सदाबहार वन पाए जाते हैं, बस ये लिख दो, ये ठीक है। सदाबहार वन, सदाबहार वन पाए जाते हैं इसमें। और इसमें जो है वो वनों का घनत्व सर्वाधिक है, वनों का घनत्व सर्वाधिक है। और इसमें जो क्षेत्र आते हैं वो कौन से आते हैं, हाड़ौती, बागड़ और क्षेत्र, हाड़ौती, वागड़, वागड़ प्रदेश, हाड़ौती वागड़ प्रदेश आते हैं इसमें। तो ये हो गया कोपेन का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण हो गया, ये कोपेन का वर्गीकरण आपका पूरा हो गया। कल हम अगला जो वर्गीकरण है एक और थॉर्नवेट का वो पढ़ेंगे और ये टॉपिक अपना पूरा हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा फिर से मैं समझा देता हूं, जल्दी से एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं हम कि कोपेन का वर्गीकरण क्या है, जिससे आपके दिमाग में ये पूरी बात जो है अच्छे से समाहित हो जाएगी, बैठ जाएगी। और फिर भी नहीं समझ में आए तो कल और दोबारा समझा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर समझने का प्रयास करोगे, आपको ये एक देखो, एक बात, ये अगर स्लाइड आपको समझ में आ गई ना, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो फिर बाकी का तो सारा मामला समझ में आ जाएगा आपको। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है पेपर से हमें, कोपेन के वर्गीकरण से, देखो सामान्य वर्गीकरण आप जल्दी से समझ लेते हो, लेकिन कोपेन का वर्गीकरण, थॉर्नवेट का जो वर्गीकरण है वो क्यों नहीं समझ में आता है, इन शब्दों की वजह से समझ में नहीं आता है। अगर आपके नंबर 73 बन रहे हैं और आपकी कैटेगरी क्या है मुझे पता नहीं है, 73 नंबर में तो आपका कुछ नहीं हो सकता, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करो।
कोपेन के वर्गीकरण में क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि कोपेन के वर्गीकरण में ये शब्द ही समझ में नहीं आते हैं कि BW क्या है, CW क्या है, कौन से क्षेत्र में आएंगे, और यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो याद रखना, कोपेन ने जो वर्गीकरण किया उसने क्या किया, पृथ्वी का जो हमारा ग्लोब है उसको कुछ भागों में डिवाइड कर दिया, कुछ भागों में डिवाइड कर दिया। जैसे भूमध्य रेखा से ऊपर इन्होंने ABCD और E में डिवाइड करा, और इसमें डिवाइड करने के बाद इन्होंने क्या किया, मैं एक बार सेव कर देता हूं, शायद मैंने सेव कर भी दिया था। वर्गीकरण करने के बाद देखो इन्होंने ये कहा कि इन्होंने देखा कि ये जो दो क्षेत्र हैं ये तो राजस्थान में आते नहीं है, राजस्थान में है नहीं, तो इसको तो इन्होंने छोड़ दिया। क्या बच गया, ABC। ए के अंदर कौन सा क्षेत्र आता है, जो उष्ण हो। ये कौन सा कटिबंध है, उष्ण कटिबंध है कि नहीं है, ये उष्ण कटिबंध हो गया। ये कौन सा हो गया, शुष्क हो गया, और ये उपोष्ण कटिबंध हो गया। ठीक है, अपना राजस्थान इन तीन में ही आता है, अपना जो राजस्थान है वो इन तीन में ही आता है। ठीक है, अब देखो ये है A, B ये है B, और C ये है आपका C। ठीक है, आया समझ में आपको? A के अंदर कौन सा आ गया, AW। B को फिर दो भागों में डिवाइड करा, B को दो भागों में बांट दिया, एक को शुष्क और एक को अर्ध शुष्क, एक को शुष्क और एक को अर्ध शुष्क। ठीक है, शुष्क और अर्ध शुष्क। तो शुष्क में क्या आ गया, शुष्क में तो आ गया BWHW, और अर्ध शुष्क में आ गया BSHW। ठीक है, और CWG आ गया। अब आपके मैंने सारों का अर्थ लिख दिया है कि B का अर्थ होता है आपका, सबका अर्थ लिख दिया है मैंने, ए का लिखा है ना, हाँ देखो बी, सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए का अर्थ होता है 18 डिग्री सेल्सियस संपूर्ण वर्ष, यानी ऐसा क्षेत्र जहां तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के अंदर रहता है, ऐसा क्षेत्र जहां का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस में आएगा उस क्षेत्र को कोपेन ने ए कहा। ऐसा क्षेत्र जहां का तापमान 18 डिग्री से कम रहता है उस क्षेत्र को क्या कहा, ए नाम दिया उन्होंने, कि भैया जिस क्षेत्र में तापमान 18 डिग्री से कम रहेगा वो ए है। ठीक है, बी जहां वाष्पीकरण ज्यादा होती है, वर्षा कम होती है। डब्लू जो मरुस्थलीय प्रदेश है, और छोटा डब्लू सर्दी शुष्क, वर्षा सर्दी तो शुष्क होती है और वर्षा गर्मी में होती है। एच जहां का तापमान 18 डिग्री से ज्यादा रहता है, मरुस्थलीय प्रदेश। और जी जो गंगा के मैदान है वो वाला प्रदेश। और सी जो मध्य अक्षांशीय जलवायु है। और एस का अर्थ हो गया स्टेपी घास के मैदान। इन शब्दों का अर्थ याद हो जाएगा तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया है, और अगर आपको फिर भी कुछ कमी लग रही है तो आपको फिर से समझा देंगे। समझना आपको पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अभी 12 बजे आपसे फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने लक्ष्य की ओर